हूँ मैं या। यस, ग्रेट। सो पहले हम देख लेते हैं एक बार, मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है आपको? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। 1 सेकंड। ग्रेट। सो आज के टॉपिक पे आते हैं डायरेक्टली। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। 1 मिनट। तो जरा ये कर लेता हूँ। हाँ। यस। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिसको मैंने ऐसे बाइफरगेट किया है। एज सच ऐसे कोई बाइफरगेशन है नहीं, लेकिन मैंने किया है। फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल इस्टेट एंड इक्विटी मार्केट्स। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे जरा इसको मैं पिन कर देता हूँ। हाँ। ग्रेट। सो 4 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है: फिक्स्ड इनकम, गोल्ड, रियल इस्टेट एंड इक्विटी मार्केट्स। फिक्स्ड इनकम के बारे में मतलब एफडी, आरडी हो गई, या फिर पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया। सो लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस है कि ये सेफ है सबसे ज्यादा। सो सेफ का डेफिनेशन है कि डे वन पे आपको पता होता है कि एंड ऑफ द मतलब एंड ऑफ द 10 ईयर, मतलब कभी ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद मुझे कितना मिलने वाला है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर होता है फिक्स्ड इनकम के बारे में। सो लोगों को ये काफी ज्यादा सेफ लगता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है, ये करेंसी है, तो एज सच इसके कोई रिटर्न्स होते नहीं है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है लॉन्ग रन में, उतने ही गोल्ड के रिटर्न्स होते हैं लॉन्ग रन में। अगर इसमें आपने प्रॉपर टाइमिंग पे इन्वेस्टमेंट कर लिया तो गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन लोग गोल्ड में प्रॉफिट बुक करते नहीं है, लॉन्ग टर्म में रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसमें कोई रिटर्न्स होते नहीं है। इन्फ्लेशन जितना होता है कंट्री में, उतने ही रिटर्न्स होते हैं। रियल इस्टेट, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इसमें। इलिक्विड असेट है, मतलब आप चाहिए तभी वो बेच नहीं सकते हो, एट विल बेच नहीं सकते हो, टाइम लगता है बेचने के लिए। ट्रेडिशनल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है उसकी, एज इन मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एसेट की, कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन है। सो ये कुछ लिमिटेशंस है, इसमें पार्शियल विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, आपके 1 करोड़ के 10 लाख के आप बेच सकते हो, लेकिन आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख का पार्ट बेच नहीं सकते उसमें से। एक ये बड़ा लिमिटेशन है। इक्विटी मार्केट वोलाटाइल होता है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स तो सबसे ज्यादा है ये तीनों असेट क्लास में, लेकिन बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। सो ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये पहले समझ लेते हैं। उसके बाद रिस्क क्या क्या होती है, कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी असेट क्लास में, तो रिस्क कौन सी होती है? 3 टाइप की रिस्क है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज 3 है: वोलेटिलिटी रिस्क, इन्फ्लेशन एंड कैपिटल रिस्क। मतलब वोलेटिलिटी रिस्क मतलब आज मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और 2-3 महीने बाद कुछ भी इंसिडेंट हुआ, निगेटिव ट्रिगर लग गया मार्केट को, मार्केट 20% नीचे आ गया, सो मेरे 50 लैक्स के हो गए 40 लाख रुपए। सो ये कहते हैं, इसको कहते हैं वोलाटिलिटी रिस्क, जो कि इक्विटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, वोलाटिलिटी रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क मतलब मैंने इन्वेस्ट किया है पैसा, 7-8-10 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट था बिटवीन दिस 10 ईयर्स पीरियड एवरेज 7%, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट ने मुझे 6% का रिटर्न दिया। सो मेरे जो रिटर्न्स थे वो इन्फ्लेशन ही खा गया पूरे। सो ये है इन्फ्लेशन रिस्क। और कैपिटल रिस्क मतलब मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, और मेरा कैपिटल ही पूरा उड़ गया उसमें से। सो कैपिटल रिस्क, ये बाय एंड लार्ज रिस्क होते हैं जो कि आपको समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे। सो P2P इन्वेस्टमेंट क्या है? मॉडर्न वे ऑफ बैंकिंग है ये। मैं उसको अभी पीपीटी चालू करूंगा, उसके पहले थोड़ा सा जिस देता हूँ इसका। मॉडर्न वे ऑफ बैंकिंग मतलब हर एक चीज में कैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल आ रहा है। सो बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, सिंपल चीज, जो भी लेंडर है, लेंडर मतलब आप और मैं, जिनका सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी, आरडी होता है बैंक में, हम पैसे डालते हैं उसमें। वही पैसे बैंक जिनको लोन चाहिए होता है उनको होम लोन देती है, कार लोन देती है, पर्सनल लोन देती है, बिजनेस लोन देती है। सो बैंक वहां से इंटरेस्ट कमाती है लोन देके,
और यहाँ पे लोन दे इंटरेस्ट दे देती है जो लेंडर्स होते हैं उनको। बीच में का जो मार्जिन होता है जिस पे लेंड किया है पैसा और बोरो किया है पैसा, इसमें का जो डिफरेंस होता है वो बैंक की मार्जिन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है। सो 4% प्रॉफिट मार्जिन पे पूरा इतना उनके जो भी 20-25 हजार ब्रांचेस हो गए, आई डोंट नो कितने हैं, लेकिन जितने भी ब्रांचेस है वो चलते हैं। इसको अभी मॉडर्न वे क्या है, पी टू पी इन्वेस्टमेंट डिटेल में मैं बताऊंगा। इसमें वोलेटिलिटी रिस्क जीरो है ऑलमोस्ट। जैसे फिक्स डिपॉजिट में वोलेटिलिटी रिस्क जीरो होती है, वैसे ही इसमें भी ऑलमोस्ट जीरो है रिटर्न वोलेटिलिटी रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें हमेशा आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा ही रिटर्न मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो बताऊंगा आज के प्रेजेंटेशन में। कैपिटल रिस्क नहीं है इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बैंक, कोई बैंक में, आप कोऑपरेटिव बैंक में फॉर एग्जांपल आप 25 लाख रुपए रखते हो और कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई तो आपका पैसा गया, कैपिटल गया आपका। सो कैपिटल रिस्क होती है बैंकों में, इसमें कैपिटल रिस्क नहीं है। वो क्यों मैं बताऊंगा आपको। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने, आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। सो इंडियन मार्केट जनरली कौन से चीज को रिएक्ट करता है बाय एंड लार्ज, तो यूएस इकोनॉमी के ऊपर इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। सो यूएस इकोनॉमी कल उठ के समझो कुछ रिसेशन में चली गई, या पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट है। क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा, जैसे 2013 में बढ़ गए थे, $147 पर बैरल हो गए थे, वैसे हो गए। सो ऑटोमेटिकली इंडियन मार्केट नीचे आएगा और आपके जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो उसके रिटर्न्स कम हो जाएंगे या फिर निगेटिव हो जाएंगे। सो कंसंट्रेशन रिस्क होती है म्यूचुअल फंड्स में, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये रिस्क इसमें नहीं है, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। सो व्हाट इज पी टू पी इन्वेस्टमेंट। सो मैं पीपीटी 4-5 स्लाइड मैंने बनाए हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ एक बार आपके साथ। वन सेक। जरा चैट बॉक्स में डालिए, मेरी पीपीटी आपको प्रॉपरली दिख रही है क्या, जरा चैट बॉक्स में डालिए। वन सेक, हाँ जरा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। ग्रेट। आज के टॉपिक का नाम है द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ थ्रिलिंग पैसिव इनकम जर्नी। तो पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो पी टू पी इन्वेस्टमेंट्स में से, उसका एक आइडिया मैं बताऊंगा। द हैप्पीनेस कल्चर मेरे कंपनी का नाम है, और मिशन है टू हेल्प 1 लाख मिडिल एज कपल्स अचीव हैप्पी रिच लाइफ यूजिंग हैप्पी रिच इन्वेस्टिंग टेक्निक्स। विजन है टू एम्पावर द पीपल टू लिव हैप्पी रिच लाइफ। प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऐसा मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाती है पैसे कैसे कमाते हैं, ज्यादा पैसे कैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे हैप्पी बनने के लिए यूज करना है, या वो हमें सिखाती नहीं है एजुकेशन सिस्टम। मेरे जो कोर्सेस वगैरह है, कम्युनिटी है, उसमें मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा। ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम आज जो रहते हैं ना, वो शेयर्ड इकोनॉमी में रहते हैं, न्यू शेयर्ड इकोनॉमी। न्यू शेयर्ड इकोनॉमी क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। इसका शेयर्ड इकोनॉमी का पहला फेज क्या था, तो आप में से अगर कोई 1990s या 2000s में इंटरनेट यूज करता होगा तो वो टाइम पे याहू मैसेंजर यूज करता होगा। नेटस्केप नेविगेटर करके एक सॉफ्टवेयर आता था, वो यूज करता होगा। याहू चैट थी, याहू चैट, वो वन ऑफ द फेज ऑफ कम्युनिकेशन में शेयर्ड इकोनॉमी। मतलब कम्युनिकेशन में आप उसमें फोटो शेयर कर सकते थे याहू चैट पे, या यूएस में कोई बैठा है उसके साथ चैट कर सकते, किसी के साथ भी चैट कर सकते, तो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे याहू मैसेंजर में। फिर माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर भी था शायद वो टाइम पे, और बहुत सारे मैसेंजर्स थे। तो वो फेज 1 था। उसके बाद वेब का जमाना आया फेज 2 में, वहां पे फेसबुक आया जहां पे और ज्यादा इंटरेक्शन कर सकते थे, आपके वीडियो, फैमिली फोटोज, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिटी बनाना, वो सब कर सकते थे। अमेजोन आए, ईबे आए, जहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग
मतलब प्रोडक्ट शेयर कर सकते थे। सो शेयर इकोनॉमी का सेकेंड फेज था। अभी हम जीत रहे हैं वो थर्ड फेज है शेयर्ड इकोनॉमी का। मतलब क्या है? सो आप उबर यूज करते हो, ओला यूज करते हो, या फिर एयरबीएनबी यूज करते हैं हम। सो ये क्या है एग्जैक्टली उबर क्या करती है? तो उबर ने या फिर एयरबीएनबी क्या करती है? तो ऑलरेडी लोगों की नीड थी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये नीड थी, ट्रैवलिंग करना ये नीड थी। सो जिनके पास भी कार था, उन्होंने एज अ मतलब लेंडर वहां पे रोल प्ले किया। और जो भी जिनको भी ट्रैवल करना था उन्होंने बोरोवर करके ये किया, रोल प्ले किया। और बीच में का एग्रीगेटर थे उबर। सेम वे ओला, सेम वे एयरबीएनबी था। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं वो उसका एक छोटा पार्ट शेयर करना चाहता हूँ एज अ रेंट पे। सो मैं लेंडर बन गया, और जिसको रहना है सस्ते में कंपेयर टू होटल, वो वहां पे बुक करेगा। सो एयरबीएनबी हो गई एग्रीगेटर बीच में की। सो दोनों की एक शेयर्ड इकोनॉमी है। तो शेयर्ड इकोनॉमी में नीड ऑलरेडी है। सो जो सप्लाई साइड है वो ऑलरेडी है, मतलब डिमांड ऑलरेडी है वो प्रोडक्ट को। खाली उसको जिसके पास वो असेट्स है उसके साथ शेयर करना है। उसका काम ये सब जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं उन्होंने किया है। सो पी टू पी इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ शेयर्ड इकोनॉमी। वो क्या कर रही है? पैसे की नीड, लोन की नीड नीड ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज में है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है लोन की नीड। सो जो बोरोवर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया। लेंडर्स मतलब जिनके पास पैसा है, जैसे आप में जिनके पास पैसा है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया और एग्रीगेशन का काम किया पी टू पी प्लेटफॉर्म से। तो टू साइडेड मार्केट है ये। पी टू पी इन्वेस्टिंग इज अ टू साइडेड मार्केट। शॉर्ट फॉर्म ऑफ मतलब टेक्नोलॉजिकल फॉर्म ऑफ जो हम बैंक्स देखते हैं, एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक, जो एसबीआई एचडीएफसी बैंक या जो भी बैंक्स है मेन स्ट्रीम बैंक्स, वो इतने सारे ब्रांचेस 20-25 हजार ब्रांचेस खोल के जो काम कर रहे हैं, यही काम टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं एक ऑफिस में बैठ के विथ 100 लोगों का स्टाफ ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये कॉन्सेप्ट है पी टू पी का। अभी इसमें रेगुलेशंस कैसे है वगैरह हम देखते हैं। सो इसका हिस्ट्री क्या है हम देखेंगे पहले। जैसे मैंने आपको बताया, न्यू वे ऑफ लेंडिंग है। इंडिविजुअल्स विद सरप्लस फंड्स लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस डायरेक्टली एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएटरी एंड पासिंग द मार्जिन्स टू द यूजर। जैसे जब भी आप एचडीएफसी बैंक में या एसबीआई में एफडी करते हो तो 6% मिलता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मिलेगा क्योंकि इंटरमीडिएटरी इसमें से निकाल दिए गए हैं। मतलब बैंक का रोल है ही नहीं इसमें कुछ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, पी टू पी प्लेटफॉर्म है। उसके जो भी सर्विस चार्जेस होंगे छोटे से उतने ही भरने हैं हमें। इसका ओरिजिन है यूके में, 15 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ है, और वर्ल्ड वाइड ये बहुत अच्छा चला है। चाइना में अच्छा नहीं चला और जापान में नहीं चला है। उसका रीजन है, चाइना में इसके लिए नहीं चला है क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे इंडिया में आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, या यूएस में फेडरल रिजर्व बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वैसे चाइना में रेगुलेशन उतना अच्छा नहीं है। ये प्रॉपरली रेगुलेट नहीं हुआ। बहुत सारे मिसहैप्स हुए उसमें पी टू पी लेंडिंग में। नहीं चला। जापान का प्रॉब्लम ऐसा है कि जापान में जो सप्लाइड साइड था, मतलब लोन की रिक्वायरमेंट थी वो ही नहीं थी, क्योंकि 100% पेनिट्रेशन है लोन का, लोन्स का, बोरोड मनी का। इंडिया में आप देखोगे तो 98% अकाउंट्स जो बैंक अकाउंट्स है वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं एज पर करंट गाइडलाइंस क्रेडिट कार्ड के लिए। ऑलमोस्ट 99% लोगों को अनसिक्योर्ड लोन मिलता ही नहीं है फ्रॉम मेन स्ट्रीम बैंक्स। बहुत अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में लोन्स का, जो कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। मुद्रा लोन एक इंडियन गवर्नमेंट ने लाया था, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, जो कि उतना फेल हो गया प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट देख रही है कि कैसे पेनिट्रेशन बढ़ा है अनसिक्योर्ड लोन्स का इंडिया में, क्योंकि विदाउट लिवरेज इंडियन इकोनॉमी जो भी 5-10 5-10 ट्रिलियन डॉलर की बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। उसका एक सोल्यूशन है पी टू पी लेंडिंग। ग्लोबल इंडस्ट्री है, 29% से ग्रो हो रही है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है आप देखिए। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं एग्जैक्टली नंबर कितना है मोबाइल फोन्स का इंडिया में। ऑलमोस्ट 115
115 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शंस है, जो मेरा लास्ट मुझे पता था, अभी बढ़ बढ़ भी गए होंगे। सो इंटरनेट पेनिट्रेशन सॉलिड है इंडिया में, यंग पॉपुलेशन है जो कि इजीली यूज कर सकती है मोबाइल। यूपीआई देखिए कितना बिग हिट है इंडिया में, उसका रीजन ही है ये दो ग्रोथ ड्राइवर्स है, इंटरनेट पेनिट्रेशन, यंग पॉपुलेशन, और टेक्नोलॉजिकल जो इंडिया का जो एडवांटेज है वो। सो यही सब बेनिफिट्स P2P के लिए लगेंगे, जो कि है। रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है आरबीआई का। सो आरबीआई ने 2017 से 20 लाइसेंस दिए हैं एनबीएफसी P2P नाम से, 20 कंपनियों को, फॉर P2P लेंडिंग, और बहुत रेगुलेटेड है। और जैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम, मेन स्ट्रीम बैंकों के जो रेगुलेशन है वो चेंज करते रहते हैं, वैसे इसमें भी होता है धीरे धीरे अपग्रेडेशन। सो मॉडल सिंपल है, डिमांड मतलब जिसको लोन चाहिए वो आएगा प्लेटफॉर्म पे, जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा है इन्वेस्ट करने के लिए वो आएगा प्लेटफॉर्म पे, दोनों का एग्रीगेशन होगा ये प्लेटफॉर्म पे। ये सिंपल मॉडल है इनका। अभी आरबीआई के रेगुलेशंस क्या है इसमें हम देखते हैं, उसके पहले जरा चैट बॉक्स में डालिए अभी तक का टॉपिक आपको कनेक्ट हो पा रहा है क्या प्रॉपरली। मैं जो बातें कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है क्या आपको प्रॉपरली, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। ग्रेट। सो आरबीआई के रेगुलेशंस क्या है? सो 2 करोड़ से कम फंड्स होंगे अगर आपके पास खुद के, तो आप P2P प्लेटफॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए, एनबीएफसी P2P। ऑनलाइन मार्केट प्लेस होना चाहिए आपके पास। खुद का पैसा लेंड नहीं कर सकते हो, मतलब समझ लीजिए कल उठ के कोई इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन आया जिसके पास बहुत पैसे है, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा ये क्वेश्चन, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्या क्या क्वेश्चन था। कल उठ के समझ लीजिए अंबानी या कोई भी ऐसे बड़े जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे होते, 100 करोड़ रुपया खुद का लेंड करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते वो, क्योंकि खुद का पैसा लेंडिंग करना अलाउड नहीं है। उसका रीजन क्या है? तो समझ लीजिए बोरोवर्स है आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे, और मेरा खुद का 100 करोड़ है, और मेरे प्लेटफॉर्म पे और 1000 लेंडर्स है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो 100 करोड़ है वो अच्छे वाले बोरोवर्स को दूंगा, और बाकी के जो थोड़े कम सिबिल वाले बोरोवर्स है उनको पैसा मेरे जो 1000 लेंडर्स है उनसे रूट करवाऊंगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए अलाउड नहीं है जिसका प्लेटफॉर्म है उसके पैसे इसमें डालना। कैनॉट होल्ड ऑन इट्स ओन बैलेंस शीट, मतलब आप जो पैसे इन्वेस्ट करोगे वो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म के बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाले हैं। सिंपल रूल है, क्योंकि जब भी ये आपके पैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, आपका जो पैसा होता है वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में कभी नहीं जाता है, वो ट्रस्टी अकाउंट में जाता है, एस्क्रो अकाउंट में जाता है। सेम मैकेनिज्म इसमें है। सो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, क्योंकि आपका पैसा कभी उनके अकाउंट में जाता ही नहीं है, कोई P2P प्लेटफॉर्म के, वो ट्रस्टी अकाउंट में रहता है। थर्ड पार्टी ट्रस्टी अकाउंट है, और थर्ड पार्टी कौन होती है? तो मेन स्ट्रीम बैंकों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दी है, ट्रस्टीशिप लाइसेंस, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, एसबीआई है। सो ऐसे बड़े बैंकों को दिए हैं। इंटरनेशनल पैसे इसमें नहीं डाल सकते। प्लेटफॉर्म का काम काम क्या होता है? क्रेडिट असेसमेंट करना, जो बोरोवर्स है उनकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना, लोन एग्रीमेंट्स बनाना और रिकवरी करना, ये प्लेटफॉर्म का काम होता है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। 10 लाख से ऊपर अगर पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सीए का आपको लेटर लगेगा, आपकी नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। एक बोरोवर को 50,000 रुपए एक लेंडर से नहीं जाएगा, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें होते हैं। 36 मंथ से ज्यादा लेंडिंग नहीं कर सकते, किसी भी कोई भी बोरो 36 मंथ से ज्यादा लोन नहीं ले सकता है। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो जो मैंने एक्सप्लेन भी किया। मनी मूवमेंट कैसा होता है? फंड ट्रांसफर बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, मतलब बोरोअर लेंडर में डायरेक्टली फंड ट्रांसफर होता है। P2P प्लेटफॉर्म विल हैपन थ्रू एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म, मतलब बीच में एस्क्रो अकाउंट होता है जो कि थर्ड पार्टी मॉनिटर करती है। P2P प्लेटफॉर्म जो ओनरशिप कंपनी है उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है। तो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे कि फिर P2P प्लेटफॉर्म का फायदा क्या है? तो P2P प्लेटफॉर्म उसमें जो पहले ही प्री डिसाइडेड
प्रॉफिट मार्जिन है वो प्री डिसाइडेड होती है, और वो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए भी परमिशन लगता है थर्ड पार्टी ट्रस्टशिप का। सो ये समझना बहुत जरूरी है। कल उठ के कोई भी P2P प्लेटफॉर्म बंद भी हो गया, आपके पैसे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ट्रस्टीशिप बैंक के पास होता है वो आपका अकाउंट। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे है, एस्क्रो अकाउंट है, और पूरा फ्लो का पैसा ये एस्क्रो पर इन्वेस्टर से आएगा, मतलब लेंडर से आएगा ये एस्क्रो अकाउंट में, यहाँ से जाएगा बोरोवर के पास, बोरोवर जब भी रीपे करेगा वापिस ये एस्क्रो अकाउंट में आएगा, और वापिस आपके अकाउंट में आ जाएगा एज अ लेंडर। और इसको पूरा मॉनिटर करेगी थर्ड पार्टी ट्रस्टीशिप, ऐसे। सो ये है। अभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये P2P कंपनियां कमाती कैसा है। तो सिंपल है, लेंडिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 24% पे, अप्रोक्सीमेटली। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग है, मैं आपको बताता हूँ। 24% से, अभी जो मैं प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहा हूँ आज के वेबिनार में, उसका नाम है फेयरसेंट, ये लेंडिंग कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे 22.89% से एवरेज लेंडिंग हो रहा है। सो आप मुझे पूछोगे कि इतना हाई इंटरेस्ट पे कौन पैसा लेता है। समझना जरूरी है, ये जो लोन्स होते हैं वो छोटे छोटे लोन्स होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। और ये किन के लिए है, तो जिनको जाना पड़ता है साहूकार के पास, जो साहूकार बहुत ज्यादा पठानी ब्याज लगाता है, वहां पे न जाते हुए ये प्लेटफॉर्म्स के पास आते हैं ये लोग। और इनको दिया जाता है शॉर्ट पीरियड का, एज इन 6 मंथ्स के लिए 30,000 रुपीज, या 12 मंथ्स के लिए 50,000 रुपीज। ऐसे छोटे छोटे लोन होते हैं जो कि कोई भी बैंक नहीं दे सकती है उनको, क्योंकि कोई मेन स्ट्रीम बैंक को परवड़ेगा ही नहीं 50,000 का लोन लेना या 30,000 का लोन देना किसी को। ये 22% पे लेंडिंग हो रहा है 22.89% से। और हम जो एज ए लेंडर आज हम बैठे हैं यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर, फेयरसेट कलेक्ट कितने परसेंट पे कर रही है पैसे। कलेक्ट कर रही है ऑलमोस्ट 8.5% पे, 8.5% पे कलेक्ट कर रही है, और 22.89% पे लेंड कर रही है। बीच में का 14% का मार्जिन है इनके पास। ह्यूज मार्जिन है। अभी आप पूछोगे ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें एनपीए होगा। एनपीए कितना होता है, आप यहाँ पे एनपीए का ग्राफ है। इन 4% का एनपीए है। सो हाथ में कितना आ रहा है, 18%। और लेंड की बोरो कितने पे किया है पैसा, 8.5% पे। ऑलमोस्ट 10% का मार्जिन अभी भी बचा हुआ है इनके पास। अभी देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन। लोगों को ये डर होता है कि एनपीए बढ़ेंगे। अनसिक्योर्ड लोन में एनपीए कितने होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये कोविड का वेव था, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये सैलराइड लोगों को जो भी पैसा लेंड किया गया, तो उसमें कितने एनपीए थे। एनपीए एज इन नॉन स्टार्टर का मतलब, यहाँ पे नॉन स्टार्टर दिए। नॉन स्टार्टर मतलब जो पैसे लेते हैं और पहला ईएमआई भी नहीं भरते हैं, मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनको जिन्होंने पैसा लिया है मतलब डिफॉल्ट करने के लिए, मतलब इंटेंशन प्रॉब्लम है इनमें, ऐसे नॉन स्टार्टर उनको बोलते हैं। आप देखिए कोविड के एरा में सैलराइड लोगों में एनपीए ज्यादा था, जो कि ऑलमोस्ट 9% पे गया था। लेकिन जो बिजनेस वन लोग थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, उसमें एनपीए ब्लू डॉटेड लाइन कम थी ड्यूरिंग सेकेंड कोविड, फर्स्ट एंड सेकेंड कोविड वेव। ओवरऑल एनपीए था 1.70, नॉन स्टार्टर एनपीए मतलब जो पहला ईएमआई भी नहीं भरा, ऐसा 1.70% था एवरेज, जो कि करंटली बहुत नीचे आ चुका है, 2% से भी नीचे है। सो आप मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट होंगे। कोविड के टाइम पे फेयरसेंट का एनपीए था ऑलमोस्ट 5% के आसपास, जो कि करंटली 4% से कम है। 22% पे पैसा लैंड हुआ है, 4% का एनपीए, 18% हाथ में आ रहे हैं, और आपको प्रॉमिस किए जा रहे हैं 12%। आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ है इसमें, बिल्कुल भी एनपीए का टेंशन नहीं लेना चाहिए। फेयरसेंट के प्रोडक्ट्स क्या है, तो 4 प्रोडक्ट्स है। पहले 3 प्रोडक्ट फिक्स्ड इनकम, मतलब 3 महीने के लिए आप पैसा ब्लॉक करोगे तो एनुअलाइज बेसिस पे 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 6 महीने के लिए पैसा ब्लॉक करोगे तो 11% का एनुअलाइज बेसिस पे। 1 साल के लिए 12%। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए आपने पैसा डाला तो 12% आपको मिलना है। ऑलरेडी 18% कमा रही है आपके पैसे पे कंपनी, उसमें से 12% आपको देना है। 6% अभी भी उनके पास बचा हुआ है। अभी एक बहुत अच्छा नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसको मंथली लिक्विड प्लान बोलते हैं। मतलब सिंपल, आपको पैसे रखने हैं
नेक्स्ट महीने से, मतलब ये मंथ में मैं 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट महीने से मुझे 14% के IRR पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट वापिस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, तो 34,000 रुपीज हर महीना मुझे आएगा फॉर नेक्स्ट 36 मंथ्स, 3 साल के लिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, 3 साल में मुझे वापिस आते हैं 12,30,000 रुपीज। ये 14% का IRR होता है, जो कि ह्यूज है। सो मेरा आज का जो वेबिनार है इसके ऊपर ही है, क्या कर सकते हो आप। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आप इन्वेस्ट करिए इसमें। हर महीना इसका आपको EMI आएगा नेक्स्ट 3 इयर्स तक, 34,000। अभी समझो ये मंथ में मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट महीने 34,000 मुझे आए। सो मैं क्या करूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा मार्केट में। इक्विटी मार्केट अगर गिरा हुआ है, तो वो 34,000 रुपीज मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उसमें। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट ऊपर ही है, तो मैं क्या करूंगा, वापिस इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ यही प्लान में, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपीज है। सो ऐसा करते 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 ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा। सो इसमें अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, तो मैं फ्री अकाउंट के लिए लिंक देता हूँ आपको। वन सेक, इसका लिंक देता हूँ आपको, पहले वो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और मुझे एक आपको फीचर बताना है, कैसे आप, क्या आपको फोकस रखना चाहिए, वो एक बार मैं ये करता हूँ। 1 मिनट, हाँ। यस, फ्री अकाउंट के लिए मैंने लिंक भेजा है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें कोई कमीशन वगैरह आज सच है नहीं। सो वो भी कॉस्ट आपके ऊपर नहीं है। सिर्फ ये अकाउंट से, ये लिंक से आप अकाउंट ओपन करोगे, तो मेरे एफिलिएट लिंक को वो मैप होगा। सो उसमें मेरा कमीशन आएगा कंपनी से, आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ भी इसका कमीशन का नाता नहीं है एज सच। सो आपका जैसे म्यूचुअल फंड में होता है वैसा नहीं है। सो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैसिव इनकम मतलब क्या है, उसका थॉट प्रोसेस आपको कैसे रखना है। 1 मिनट में शेयर करता हूँ आपके साथ। यस, सो हाउ टू क्रिएट पैसिव इनकम। सो सबसे पहले आपको देखना है, अभी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सब ठीक है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, वो आपका पैसा है नहीं, वो आप समझिए। वो सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर में या ऐप में दिख रहा है, 22% रिटर्न, 25% रिटर्न, वो आपका पैसा है नहीं, वो नोशनल गेन्स है। सो पैसिव इनकम मतलब आपका फोकस होना चाहिए कि कैश फ्लो बनना चाहिए, एवरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैश फ्लो बनना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड होना चाहिए हायर रेट पे। म्यूचुअल फंड में अभी लास्ट 5 साल में सबको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, तो सब खुश है म्यूचुअल फंड्स के लिए। मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स में लास्ट 5 साल जैसे कुछ भी रिटर्न बनने वाले हैं। सो ऐसे पीरियड पे भी आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड होना चाहिए अच्छे खासे, सॉरी, अच्छे खासे रेट पे, एटलीस्ट 11-12% पे। डाउनसाइड प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं अभी इलेक्शन का ट्रिगर है, निगेटिव ट्रिगर लग गया और मार्केट 20% नीचे आया, तो आपका इक्विटी और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है। सो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करना जरूरी है, जिसके रिस्क मैनेजमेंट के टेक्निक्स है इक्विटी में, लेकिन डाउनसाइड होता है म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट को। सो ये जो P2P का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बोला है ना, आगे जाने के बहुत ज्यादा फेमस होगा। अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसका रीजन है क्योंकि RBI का रिस्ट्रिक्शन है, इसका एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते हैं। सो इंक्रीज योर कैश फ्लो। P2P में कैश फ्लो बढ़ेगा आपका, जो मैंने प्लान बताया लास्ट में। आपका पोर्टफोलियो कंपाउंड हो रहा है एक स्टेडी रेट से, 12-14% से। अगर इलेक्शन का रिजल्ट निगेटिव कुछ भी आता है समझो, और मार्केट नीचे गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोविड आता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर होता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा एज सच, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रोटेक्टिंग योर डाउनसाइड, इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, आपको पता है। कंपनी भी मैनेज कर सकती है डाउनसाइड। मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है आज 1 करोड़, 2 महीने बाद बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती है फॉर एग्जाम्पल, और मार्केट 15-20% नीचे आता है, तो आपके 1 करोड़ का हो जाएगा 85 लाख रुपीज। आप कुछ नहीं कर सकते हो वो टाइम पे।
या फंड मैनेजर के हाथ में भी इतना जल्दी ऐसा एडजस्टमेंट करना डेली बेसिस पे इतना पॉसिबल नहीं होता है, टाइम लगता है वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए। लेकिन इसमें एडजस्टमेंट करना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अभी ये प्लेटफॉर्म 22.98% के एवरेज लेंडिंग रेट पे लेंड कर रहा है पैसे, और इनका एवरेज सिबिल रेट है, मान लेते हैं 700। सो जैसे इनके एनपीए बढ़ना चालू हो जाएंगे, ये लेंडिंग करना 700 के बजाय 720 पे लेंड करना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली एनपीए कम हो जाएगा। सो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इजीली अवेलेबल है इसमें। फॉर एग्जांपल आज अगर इनका पोर्टफोलियो नॉर्थ इंडिया में ये है, फोकस्ड है, और ना नॉर्थ इंडिया में कुछ भी आता है, ड्रॉट आता है या कुछ भी ऐसे होता है, सो नॉर्थ इंडिया पे ये लोग लैंड करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे और साउथ इंडिया में बढ़ाएंगे। ये सब एडजस्टमेंट्स इसमें करना बहुत इजी होता है कंपेयर टू इक्विटी। ये सो डाउनसाइड भी प्रोटेक्शन अच्छा खासा है। ये तीनों फीचर्स है जो कि पैसिव इनकम के लिए लगते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। सो आज का मेरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है। सो आपको कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, या चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और मैंने अनम्यूट करने की परमिशन तो दी है आपको, अगर क्वेश्चंस है तो पूछिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक कम्युनिटी थी, मतलब अभी भी है, लास्ट 1 डेढ़ साल से फंक्शनल नहीं है, जो कि मैं वापस रीलॉन्च कर रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 10-15 days। सो द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी 2.0 इज कमिंग। व्हाट टू एक्सपेक्ट, इसके दो लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में द हैप्पी रिच वेल्थ फॉर्मूला होगा, जिसमें अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ बिल्डिंग वेल्थ वाइल नर्चरिंग हैप्पीनेस। लेवल 2 में हैप्पी रिच वेल्थ मास्टरी, जिसमें हैप्पी रिच बनने के लिए टूल्स कौन से यूज करने हैं, टूल्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, इसके ऊपर फोकस होगा लेवल 2 में। और लेवल 3 भी लॉन्च होगी आने वाले 6 महीने में। सो इसके बारे में मैं फॉर्मल वेबिनार लेके अनाउंस करूंगा। सो आप इसका पार्ट बन सकते हो। और इसके फीस वगैरह में मैं बताऊंगा। सो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। आई होप आपको ये जो आज का मैंने वेबिनार लिया वो फ्रूटफुल रहा है। चैट बॉक्स में डालिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, इंटरेस्टिंग डालिए चैट बॉक्स में। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए चैट बॉक्स या अनम्यूट करके, नहीं तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। और कुछ भी अपडेट्स है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, सो आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ होगा आपके लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू।